वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गज़ब की नई चीज़ हीरा मंडी में आई थी। इसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और ठुरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन महू हो जाते। रोज़ाना इसको नाचता देख कर मेरी शैतानी हवस मज़ीद प्यासी होती जाती और मैंने फ़ैसला कर लिया कि इससे ज़रूर मिलूँगा। मैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। इस दिन मुजरा के दौरान वो बूझी बूझी सी दिखाई दे रही थी। इसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। मुजरे के अख्ताम पर जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नाका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो इससे रो रो कर कुछ मज़ीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नाका इसको धुतकार रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने का कहकर वहाँ से बुड़बुड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद ज़रूरत है, ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि इसकी ज़रूरत पूरी करके मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं इसकी जानिब बढ़ा। इसका चेहरा दूसरी तरफ था और वह बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने इसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। इसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ की मांद ऐसे सफ़ेद था जैसे किसी ने इसका सारा खून निकाल लिया हो। इसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और इससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज़ में बोली, माँ मर गई। क्या? जब मुझे इसकी समझ नहीं आई तो वो बेख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं इसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से इससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है। तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहली की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतज़ाम करवा लो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी इसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नज़रों से देखती रही और फिर खामोशी के साथ मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टकसाली से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से इसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहाँ से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास इसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर इसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहां बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर अया कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें भी बैठी थीं। एक ही गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वह बूढ़ी औरतें बच्चा इसे सौंपते और देर से आने की वजह से नाराज़गी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गईं। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो इसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए इस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हारा सब नाम क्या है बुलबुल? बल आखिर मैंने इससे पूछा। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशा, मेरे दोबारा पूछने पर इसने आस्था से कहा। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वह खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई नहीं है? इसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? इसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शोर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नज़रें उठाकर मुझे देखती हुई बोली। सेठ जी किस्मत वहाँ ले गए। घर में कोई मर्द नहीं था। एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा।
कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोज़ाना 200 रुपये देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा खुचा खाना जो मैं घर ला के अपनी माँ को खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियाँ मुआशी हालात के हाथों मजबूर होकर होठों पर नाचने पर मजबूर हो जाती हैं और फिर इनमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर इसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और इसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने इसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले में क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ जी पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ जी की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहिस माशरा में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहाँ से मैं उठकर आया था वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह की मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने लुढ़कती हुई आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसे करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इसी इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी, वो इससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज़ रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और इसको अपना किया हुआ वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते मैं यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशा। जो तुमने मुझे दिया है मैं इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन इस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है अफशा। इस वाक़े के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके इसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज़ इसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता, उससे माफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशा को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया मैं इस मसीहा को मिलकर आऊँ जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए इसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील हो गए, मगर मैं अफशा को भूला नहीं था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और इसका बेटा भी जवान हो गया होगा। पता नहीं किसी काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। ज़िंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और इसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन है? मालूम नहीं साहब, पहली बार इनको देखा है, मुलाजिम ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है? यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पुरनूर चेहरा के साथ सफ़ेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और इसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। इस लड़के को मैं जानता था, वो हमारे इलाके का नया डीएसपी अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद। जो ही इसने अफशा का नाम लिया मेरे जहन में इसका माजी का चेहरा घूम गया और फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अफशा थे। आप मुझे पहचान गए ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और इनको बैठने का इशारा किया। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातब होकर बोली, अहमद बेटा, यही है मेरे मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी के दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही हैं जो तुम्हारी पढ़ाई का
تمہیں یہاں اس مقام تک لانے کا ذریعہ ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے کس لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا۔ ایسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے افشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے افشا بہن نکل گیا۔ افشا صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی داڑھی مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے، میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک۔ میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا، آپ کے دیے پیسوں کا امانت کے طور پر استعمال کیا، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا کہ یہ ایک قرض ہے اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے گا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشا پھر سے بولی، سیٹھ جی، آج وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا، اور آپ سے درخواست ہے آپ انکار مت کریں۔ میں افشا کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا، آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقیناً قول و قرار کو نبھانا، وعدہ پر قائم رہنا ایک اچھے کردار کے حامل انسان کی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام اور بڑھ گیا۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے اور میں کیسے تم سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی، مگر وہ باضد تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی اور وہ تمام پیسے جو میں اس کو منی آرڈر کی صورت میں بیچتا تھا، اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تقریر کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ارم، میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا۔ کیوں نہیں چلوں گی، مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بیگم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تم مل لو، اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لینا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے وجہ بتائی۔ اگلے دن میں اور میری بیگم ارم ناز افشا کے گھر میں تھے۔ ارم کو بھی احمد بہت پسند آیا۔ ہم نے پھر افشا سے احمد اور روبی کے رشتے کی بات کی۔ افشا کو بھلا اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشا کے بیٹے احمد سے طے ہو گیا۔ وہ تعلق جو ایک طوائف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا موقع ضرور دیتی ہے، کبھی گندگی کے ڈھیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے، کبھی دو بھٹکے لوگوں کو ملا کر سیدھے راہ پر لے آتی ہے اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں تماش بین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔